जय गुरु संगत जी, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे सत्संग डेली व्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। अब बज चुके हैं शाम के 4:30 और 4:30 बजे है सत्संग। तो मैं आई हूँ सत्संग के लिए। तो आज मैं दिखाने आ रही हूँ कैसा रहे गुरु जी का दरबार, कैसे रहे गुरु जी की चोला और कैसे रहे वहाँ पे सत्संग। तो चलो अभी चलते हैं और दिखाती हूँ वीडियो में आगे कैसा रहे गुरु जी का दरबार। जय गुरु जी, शुक्रिया। शिव जी सुना सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सुना सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तो बहुत अच्छा शुक्राना है। मैं अभी आंटी, रोजी आंटी और आप सब आए थे, सोनिका आंटी। मैंने अपने घर पे शुक्राना सत्संग करवाया था अपनी जॉब का। मेरे हस्बैंड की जॉब, मेरे अंकल की जॉब अच्छी जगह लगी। मेरी जॉब जून में गुरुजी ने मुझे 2 साल घर पे बैठा के जॉब दी। उसके बाद परसों मुझे एक कंपनी से और अच्छा ऑफर आया जहाँ की मैंने ज्वाइन करा है और कल वहाँ पे मेरी नई ज्वाइनिंग है। मतलब कल मेरा वहाँ पे फर्स्ट डे है। तो मतलब अगर वो हाथ पकड़ते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। और वो कंपनी इतनी अच्छी है, मैंने अभी किसी को नहीं बताया था, सिर्फ अपने घर पे अपनी मम्मी को बताया था, नानी को बताया, पापा, भाई और भाभी को, किसी को नहीं पता था। आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। बस कल से जर्नी जो मेरी है वो गुरुजी बस हाथ पकड़ के हर जगह जहाँ ले जाएं मैं वहाँ जाऊँगी। बस आप हमेशा मेरा हाथ मत छोड़ना बस गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और किसी को जो सत्संग शेयर करना चाहता है अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो हैप्पी रोज डे गुरु जी। एक सत्संग सुनाती हूँ। अभी जस्ट मैं डुबरी गई थी 3 तारीख को। आंटी जी भी गई थी, मैं भी गई थी और हमारे साथ एक सत्संग हुआ है बस में ही। शायद वो गुरु जी का ही सत्संग है और ज़रूर सुनाना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ गुरु जी, जब हम नहीं भी मानते तो भी गुरु जी कुछ संगत को, जो गुरु जी को सोचते हैं कि नहीं ठीक है गुरु जी है, बाद में मानेंगे नहीं मानेंगे, बट जब गुरु जी चाहते हैं कि वो हमारे पास आए तो गुरु जी उन्हें बुला ही लेते हैं और कैसे भी बुलाते हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, हम लोग बस में जा रहे थे और हमारे बस में एक आंटी थी और अचानक से वो आंटी इतनी अनकॉन्शियस हो गई बस में और वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, वो बेहोशी थी। और हम लोग करनाल में थे। तो ये आंटी स्टाफ नर्स है। तो मैंने बोला गायत्री आंटी को कि आप देखो क्या हुआ, आपको पता चलेगा। तो वो बिल्कुल नहीं बोल पाई। कम से कम हम सब लोग बस में वेट करते रहे आधा घंटा कि वो बोलेंगी। और एक आजकल सबको ही पता है कि हम लोगों के फ़ोन में लॉक लगा होता है, तो वो फ़ोन बेकार ही है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और हमारे फ़ोन में लॉक है तो कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या लॉक लगा है। और लॉक भी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में चाहेंगे तो कभी नहीं तोड़ सकते उसको। तो उसके बाद हमने सोचा किसी तरीके से वो होश में आ जाए और अपने फ़ोन का लॉक ओपन कर दे। फिर एक अंकल के माइंड में आया, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने इतनी भीड़ लगा दी है बस में, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों ना हम नियर बाई कोई हॉस्पिटल ही सर्च कर लें, वहाँ इन्हें ले जाते हैं। अंकल ने मोबाइल में जल्दी से देखा, गूगल से सर्च किया तो एक हॉस्पिटल 2 मिनट की दूरी पे ही दिखा रहा था। तो उसके बाद जब हम वहाँ पे रुके करनाल रोड में, और उस समय रात में कम से कम 1:30-2 बज रहे होंगे। अब आंटी की ऐसी भी हालत नहीं और आंटी की हेल्थ भी ऐसी कि हम उन्हें उठा के ले भी नहीं जा सकते। फिर जब हमने वो बस लगाई, एकदम हॉस्पिटल के आगे लगाई और वहाँ पे 4-5 संगत हॉस्पिटल के अंदर गई, तो वहाँ इमरजेंसी में एक डॉक्टर थे। उन डॉक्टर को हमने बताया कि ऐसे ऐसे आंटी की तबीयत ख़राब हो गई है और हम में से कोई भी उनको उठा के तो नहीं ला सकता हॉस्पिटल, तो आपको बस के अंदर चलना पड़ेगा उन्हें देखने के लिए। तो वो डॉक्टर आए हमारे साथ बस के अंदर और उन्होंने आंटी को देखा, फिर भी आंटी होश में नहीं आई। फिर उन्होंने बोला आपको इन्हें हॉस्पिटल के अंदर लाना पड़ेगा। किसी तरीके से संगत 4-5 मिल के कैसे भी करके उन्हें हॉस्पिटल के अंदर तक ले गए। वहाँ आंटी को लिटा दिया, आंटी को बिल्कुल होश नहीं। डॉक्टर ने बोला कि जब तक इनकी हिस्ट्री नहीं पता चलेगी मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, और या तो इनकी हिस्ट्री किसी को पता हो तो हमें बताओ,
नहीं तो उनके सारे टेस्ट होंगे। अब हमने सोचा अगर उनके सारे टेस्ट होंगे तो हम डुगरी कब पहुँचेंगे, हमें डुगरी भी पहुँचना था और उन आंटी के साथ कोई भी नहीं। फिर डॉक्टर ने बोला ऐसा करो आप सब लोग चले जाओ, इनके साथ एक को यहाँ छोड़ दो। अब रुके कौन, सब संगत सोच रहे हैं भाई हम क्यों रुके, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। किसी तरीके से 1 घंटे बाद आंटी को थोड़ा बहुत होश आया, जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया होगा, और बहुत मुश्किल से आंटी का लॉक खुला। अब संगत जी मैं क्या बताऊं, आंटी का लॉक खुला और आंटी के हस्बैंड से आंटी ने बात करी, बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे भी करके आ जाओ और मुझे डुगरी दर्शन करा के वापस अपने साथ घर ले चलो। वो अंकल ने साफ मना कर दिया, उनके हस्बैंड ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मैं अभी तो सोया हूँ 1:30-2 बजे, मैं कैसे आ जाऊँ। अब हम सब सोचने लग गए कि ये कैसे हस्बैंड है इनके, ये मना कर रहे हैं साफ साफ कि मैं नहीं आऊँगा। फिर हमें समझ नहीं आया हम क्या करें। फिर हमने डॉक्टर को बोला कि वो तो मना कर रहे हैं आने से। आंटी ने जैसे तैसे होश में उनसे फिर रिक्वेस्ट करी कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। वो बोले कि आने में बहुत टाइम लगेगा, मैं आप लोग करनाल में हूँ और वो रहती थी गॉड सिटी 2 में। फिर भी वो अंकल मना करने लगे, मैं नहीं आऊँगा। लास्ट में वो अंकल क्या कहते हैं, आप ऐसा करो इनको कैब में बैठा दो, आधे रास्ते ये आ जाएंगे, आधे रास्ते हम आ जाएंगे। हमने बोला अंकल इनको हम कैब में कैसे बैठा दें जब इनको होश ही नहीं है, कैब वाला कहीं भी ले जाए इन्हें। तो कहते मैं अभी कैसे आऊँ, मैं तो अभी जस्ट बहुत दूर हूँ। इतना करते करते अंकल ने कम से कम 1 घंटा फ़ोन पे ख़राब कर दिया। चाहते तो वो 1 घंटा में आ सकते थे, आधे रास्ते तो आ ही जाते। वो नहीं माने, वो बोले कि मैं नहीं आ सकता, आप देखो आप क्या करना है, आप लोग देखो मैनेज कर लो, फिर मुझे बताओ। उस समय मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं गुरुजी ठीक ही कहते थे कि रिश्ते कोई मैटर नहीं करते। अगर गुरुजी ने अंकल आंटी बनाया ना हस्बैंड वाइफ को, तो कुछ सोच के ही बनाया है, जो उस समय प्रैक्टिकली गुरुजी ने हमें दिखाया। वरना कोई भी इंसान होता वो ये कहता कि आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं बस निकल रहा हूँ और जो बिल बनेगा मुझे बताओ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसके बाद आंटी थोड़ी सी नॉर्मल हुई। फिर हमने ये डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं आंटी को अपने साथ ले चलते हैं और हम इन्हें बस में ही रहने देंगे और डुगरी में जाके देखेंगे क्या करना है। पर आंटी, गुरुजी की कृपा से हम सब लोगों ने प्रार्थना करी कि गुरुजी कैसे भी करके, इनके हस्बैंड का हाल तो आपने देख ही लिया है, कैसे भी करके आप इनको ठीक करो कि हम सब लोग यहाँ से डुगरी दर्शन कर सकें। आंटी थोड़ी नॉर्मल हुई और फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, आप आ जाओ, आप आ जाओ। वो बोलते मैं नहीं आ सकता। फिर कहते अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ डुगरी आने का। तो हमने सोचा जो 1.5 घंटे के रास्ते में नहीं आ रहा वो डुगरी क्या आएगा। तो हम लोग जैसे तैसे करके आंटी को बस में बिठाया और लेके चले गए। अब गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी को उन्हें डुगरी बुलाना था। कुछ भी हुआ, आंटी बिल्कुल ठीक। 1 घंटे बाद बस में बिल्कुल ठीक बैठी आंटी, हमारे साथ डुगरी निकल गई। वहाँ आंटी लाइन में लगी थी और मेरे ही साथ वो आंटी ने लंगर प्रसाद खाया और उनके हस्बैंड वहाँ डुगरी आ गए। और आंटी ने देखा कि वो लाइन में लगे हैं, दर्शन कर रहे हैं गुरुजी के। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी कहती मेरे हस्बैंड आ गए हैं और वो गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो पता चल गई कि आप कितने भी एरोगेंट हो और आप कितना भी सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन जो गुरुजी को कराना है वो करा के ही रहेंगे। और आखिर में गुरुजी ने उनको बोला कि तुम्हें डुगरी आना है तो आना ही है। फिर बाद में उनके हस्बैंड बताते कि इनकी तबीयत तो 3 दिन से ख़राब थी। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी गुस्सा थे कि जब ख़राब थी तो गई क्यों। और दूसरी चीज़ ये भी थी अंकल की कि चलो वो चली भी गई पर साथ में अटेंडेंट कोई भी नहीं उनके। फिर हम बस में बैठे रहे। आंटी ने क्या करा, अपना पर्स और जैकेट बस में ही छोड़ दिया। हम सब, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, डुगरी में बहुत बारिश, हम लोगों ने भी भीग के दर्शन किए। बहुत लकी थे कि जैसे ही हमने दर्शन किया 10:30 बजे, उसके ठीक 1 घंटे बाद बहुत संगत आ गई, लाखों में आ गई, मगर हमारे दर्शन हो गए थे। तो हमने सोचा चलो हम टाइम से फ्री हो जाएंगे। वैसे भी जाते समय 2 घंटे तो खराब ही हो गए थे, आंटी की तबीयत खराब थी। फिर आते समय आंटी की वजह से 1.5 घंटा और खराब हुआ। आंटी ने क्या करा, अपना पर्स और जैकेट बस में ही छोड़ दिया। अब वो वहाँ लड़ाई कर रहे हैं दोनों लोग। हम सोच रहे कोई एक आ जाए और अपना जैकेट और पर्स ले जाए और हम यहाँ से चले। अब कोई भी आने को तैयार नहीं, सब पैनिक हो रहे हैं बस में कि क्या करें क्या करें।
फिर मैंने बोला आंटी ऐसा करो, अब वो नहीं आ रहे तो आप इनका पर्स वगैरह लेके चलो, गौर सिटी में ही है, आपके घर से कोई आके वो लोग ले जाएंगे। आंटी कहती नहीं नहीं नहीं, मैं पर्स तो नहीं ले जा सकती, जैकेट होती तो बात अलग थी। 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, फिर उन्हें फ़ोन किया गया कि आंटी आप आके अपना पर्स तो ले जाओ। तो कहती है हाँ मैं आती हूँ। फिर आई हूँ कम से कम 11:30 पौने 12 बजे, हम 10:30 बजे के बस में बैठे। तो जैसे ही वो हस्बैंड वाइफ आए होंगे तो सारी संगत कहती है इनके हस्बैंड को बस में आने दो, देखेंगे। क्यों? क्योंकि सब ये देखना चाहते थे कि वो है कौन जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आप कैब में बैठा के छोड़ दो, मैं देख लूंगा आधे रास्ते। वो बस में चढ़े ही नहीं, हाँ वो चढ़े ही नहीं। और फिर उनका पर्स और जैकेट हमने वहाँ पर दिया और क्या बोले, जैसे ही वो चली गई उसके आधे घंटे बाद एक आंटी सबके लिए ब्लेसिंग्स लाई थी, सबको दिया उन्होंने। तो बाद में हमें रियलाइज हुआ कि वो आंटी मिस कर गई जिनको ज़रूरत थी शायद ब्लेसिंग की। तो फिर हमने रियलाइज किया कि गुरुजी ने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, सब कुछ डिसाइड किया है कि कहाँ पे किसको कब आना है और किसको कब क्या मिलना है। तो जैसे आंटी ने अपना सत्संग बताया अपनी जॉब का, मेरा भी सत्संग होगा ऐसा एक, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कभी। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि उस दिन डुगरी वाले में लाइव सत्संग जो हमने देखा और मुझे ये पता चला कि हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता, होगा वही जो गुरुजी ने सोचा है, और कब होगा कैसे होगा वो भी गुरुजी ने सोचा हुआ है। और एक छोटी सी चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब भी हम गुरुजी का सत्संग करते हैं ना, प्लीज़ आप लोग कोशिश ये करा करें कि हम गुरुजी का वेलकम जब भी हो उससे पहले आ जाए, क्योंकि हमें गुरुजी का वेलकम करना चाहिए, गुरुजी हमारा वेलकम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, उससे जो भी सेवादार होते हैं ना वो भी ध्यान लगा सकते हैं। होता क्या है कि हम 1 घंटे बाद आते हैं, आधे घंटे बाद आते हैं, वो इसी में ही बिजी हो जाते हैं। अच्छा ये संगत आई है, मुझे इन्हें जल प्रसाद देना है, अभी मुझे इन्हें चाय प्रसाद देना है, वो कभी ध्यान नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान इसमें रहता है कि कौन सी संगत आई और छूट तो नहीं गई, उनको जल प्रसाद मिला या नहीं मिला, चाय प्रसाद मिला या नहीं मिला। तो हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं डिसिप्लिन फॉलो करो, क्योंकि गुरुजी का मेन है डिसिप्लिन, और अगर हम वही नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हम गुरुजी की कैसी संगत। इसलिए कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि कभी भी मोबाइल का यूज़ ना करें, और हमेशा गुरुजी का वेलकम हमें 15 मिनट पहले आना चाहिए और उनका वेलकम करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि जब भी आओ मेरे पास शांति से बैठो, मोबाइल बाहर रख कर आओ और टाइम से आओ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का जो गुरु महाराज ने हमें ये टाइम देते हैं, अपने चरणों में बिठाते हैं। बहुत ही प्यारा शब्द वाणी सुनने को मिलती है। ना जाने हमारे कैसे कर्म होते हैं जो हमें कट जाते हैं। कहते हैं ना महाराज सिर्फ 10% ही हमें कर्म काटने को देते हैं, वो भी हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि वो भी हम जब काटते हैं तो बड़ी हमें तकलीफ़ होती है उनको भी, तभी भी हम रोते रहते हैं और इस दरबार में आते हैं। तो महाराज का लख लख शुक्राना है कि वो हमें हमेशा याद करते हैं और हमें अपना चरणों में जगह देते हैं। सत्संग तो महाराज के ऐसे होते हैं कि सारी संगत के साथ बहुत सत्संग है। गुरु महाराज के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ा सत्संग होता है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना ना हम जुड़ सकते हैं ना सत्संग में आ सकते हैं। तो इतने सत्संग हैं। संगत को यही है कि हर संगत जो है कोशिश किया कीजिए कि अपने सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो नई संगत होती है उनको समझ नहीं आती कि हमारे जो उनके क्वेश्चंस हैं वो कैसे हमारे उनके मन में भी चल रहे होते हैं। जो गुरु महाराज के हम जो सत्संग सुनाते हैं तो उन संगत के भी बहुत क्वेश्चंस उनको मिलते हैं, आंसर मिलते हैं। तो संगत सारी सत्संग किया कीजिए। और मेरे सत्संग भी महाराज के साथ बहुत ज़्यादा हैं, डेली का ही सत्संग होता है। एक अभी रिसेंट जो सत्संग हुआ, मैं महाराज की इतनी कृपा है। वो जैसे गुरु महाराज चोले के टाइम पे कहते थे ना, तू हर शनिवार आया कर, तू मंडे को आया कर, तू आया कर, तो फिर कभी कभी ऐसे करते थे। तो महाराज ने भी मुझे हर मंडे को अपने दर्शन के लिए इजाज़त दे रखी है। तो यही कोशिश होती है कि मंडे मिस ना हुआ करे। मैं इस मंडे 2-3 पहले मंडे में गई, वहाँ पे वॉशरूम जाते हैं, मैं वॉशरूम होके मत्था टेकती हूँ हमेशा। उस दिन बड़ी ठंड थी, तो आके चाय वगैरह पी, तो मैंने कहा चलो नोएडा आना है, एक बार फिर वॉशरूम होके आ जाती हूँ, जबकि मैं बस एक बार ही जाती हूँ। तो वहाँ पे ना कारपेट बिछे थे,
मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने चप्पल पहनी और मैं इतनी बुरी तरह गिरी, इतनी बुरी तरह उधर बाथरूम में गिरी कि मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कोई नॉर्मल पैर अटकने से इतनी बुरी तरह गिर सकता है। मेरे दोनों घुटने जो नीज़ हैं दोनों मेरे बहुत बुरी तरह पेन कर रहे थे। मेरी दोनों एल्बो, रिस्ट और इवन मेरा फोरहेड, लेफ़्ट चीक, मेरा स्पेक्स परे जाके गिर गया। आंटी आई, आंटी भी एकदम से हैरान हो गई कि इतनी ज़ोर से गिर गई हैं ये। तो उन्होंने दूसरी आंटी को बोला, तुम्हें कहा ना कि ये कारपेट बदल दो, ये फट चुके हैं। तो मेरे को आंटी उठाने लगी ना, मैंने कहा आंटी शुक्राना महाराज का जो उन्होंने मेरे को अपने मंदिर में इतनी बुरी तरह मैं गिरी हूँ, शायद उन्होंने मेरे पता नहीं कौन से कर्म काटे हैं। अली मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि मेरे राइट नी में ना खूब सारी ब्लीडिंग हो रही है और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बुरी तरह कोई कैसे गिर सकता है। और जैसे हम मंदिर से बाहर आए, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ना हम पैदल टी पॉइंट तक भी जा सकें, क्योंकि वहाँ पे पार्क थी हमारी गाड़ी। मैं अभी आंटी से बात ही कर रही थी, मैंने कहा आंटी आज तो चला ही नहीं जाएगा। तो इतने में मैं देखती हूँ पीछे एक गाड़ी आके खड़ी हो गई है और उन्होंने, जबकि वहाँ पे सेवादार गाड़ी अलाउड ही नहीं होती खड़ी होनी राइट साइड में जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, वो कहते हैं आप खड़े हो जाओ जी पीछे अपने उसमें शटल सेवा में। पीछे से एक गाड़ी आई, उन्होंने रोका कि आप गाड़ी में बैठ जाओ। अभी मैं सोच ही रही थी, इतने में एक स्कूटी मेरे आगे आके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा आओ आंटी बैठ जाओ। ऐसे लगा जैसे कि महाराज ही कष्ट देते हैं और पहले तो वो दुख देते हैं और फिर उसी को कैसे दुख को उसका निवारण भी वही करते हैं। और मैं इतनी उनके कहने की देर थी मुझे कि आंटी आज तो मेरे से वहाँ तक भी नहीं चला जाएगा, और मेरे को राइड मिल गई थी मेरी गाड़ी तक की। तो शुक्राना महाराज का जो उन्होंने मेरे पता नहीं क्या क्या कर्म काटे उस दिन। और घर में मैं आई, इतनी पेन हो रही थी कि मैंने आके कहा कि आज तो मैं खाना भी नहीं बनेगा। आंटी मेरे साथ जो थी कहती थी आपने जाके हल्दी वाला दूध पी लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मैंने कहा ठीक है जी कर लेंगे। तो उनका फिर दोबारा फ़ोन आया हालचाल पूछने के लिए, आपने आंटी दवाई खा ली, हल्दी वाला दूध पी लिया? मैंने उनको झूठ बोल दिया, मैंने कहा हाँ आंटी मैंने हल्दी वाला दूध पी लिया। तो उन्होंने, क्योंकि मुझे पता था, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी होकर किचन में भी जाके, घर में आके मैंने नी भी चेक किया, कोई ब्लीडिंग नहीं थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पेन था। मैंने अम्मी पेन किलर खाई और मैं सो गई। जैसे ही मैं सुबह उठी मेरा सारा पेन खत्म। बॉडी का सिर्फ एक राइट नी के ऊपर पेन था, वो आज भी हल्का हल्का काफ़ी कम हो गया है, लेकिन हल्का सा रह गया। और इतना मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे इतनी मैं बुरी तरह गिरी भी नहीं। और मैंने कहा महाराज पता नहीं आपने कौन सा दाद मेरे को बख्शी है, तो उसके लिए शुक्राना है। जब नेक्स्ट मंडे मैं वहाँ गई, वॉशरूम में देखा, आंटी ने अपनी साथ वाली आंटी को बोला जैसे कि आपको कहा ना कि कारपेट बड़े ख़राब हो गए, इनको चेंज करो। नेक्स्ट मंडे जब मैं मंदिर गई तो वो सारे नए कारपेट लगे हुए थे, वहाँ पे जितना रख थे वो सब नए लगे थे। तो मैंने कहा महाराज शुक्राना आपने मेरे कर्म काटने के लिए वो वहाँ पे बिछे हुए थे। तो ऐसे हमारे महाराज आके, जैसे आंटी ने कहा कि आंटी के कष्ट काटने थे, अंकल को बुलाना था, हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मालिक वो जाने। बस हम उनकी जो दुआएं मिलती हैं, जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें वही संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे कैसे कर्म काट देते हैं हमें भी नहीं पता चलता। बस उनका हमेशा शुक्राना ही करते रहना चाहिए। मालिक का लख लख शुक्राना। एक मेरा बहुत प्यारा सत्संग है, मेरी जो अपनी जर्नी मैं बोलूँगी वो मेरी 2018 से शुरू हुई है, जबकि मुझे नहीं पता मालिक ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। जब ड्रीम में आते हैं गुरुजी, स्टार्टिंग में मेरे को एक ड्रीम बड़ा ही प्यारा आया, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा पहला ड्रीम था जिसको मैं मतलब कि कुछ समझ ही नहीं पाई ये सब क्या है क्या नहीं है। मैं मालिक के इतने करीब भी हो सकती है। मुझे ना मेरी आंटी, मेरी फ्रेंड आंटी, हम ना मुझे ड्रीम में दिखाई दिया हम एक गाँव में हैं, जैसे पिंड होता है ना, तब मुझे नहीं मालूम था कि महाराज जुगरी के हैं वो एक पिंड पड़ता है। मुझे कुछ नहीं इतना गुरुजी के बारे में, उनके बारे में पता नहीं था। तो वो आंटी ना बांस के साथ ना वो छत से कुछ उतार रही है। इतने में मुझे पीछे से एक आवाज़ आती है, एक बुजुर्ग आंटी बैठी हुई हैं दुपट्टा लेके सिर पे, और वो कह रही हैं आपको पता है गुरुजी के 10 बच्चे हैं। बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही वर्ड्स थे उनकी लाइन थे, गुरुजी के 10 बच्चे हैं। मैं पीछे मुड़ के कहती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी की तो शादी नहीं हुई। कहती नहीं गुरुजी के 10 बच्चे हैं। बस इतनी सी बात वो कहती हैं। फिर मैं पलट के देखती हूँ 3 छोटे से बच्चे जो 6-7 महीने के होंगे, जिन्होंने वाइट कलर की धोती पहनी है, रेड कलर का उस पर पट्टी है, सिर पे वाइट परना है, रेड उसके ऊपर पट्टी है, वो बहुत गोरे चिट्टे एकदम गुलगुल्ले वाइट। मैं उन्हें देखती हूँ तो इतने में देखती हूँ कि सामने से 3 गुरु महाराज आ रहे हैं। उन्होंने जोगिए कलर का
चोला पहना हुआ है। उनमें से एक गुरु महाराज मेरे पास आते हैं और मेरे सीधे हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हैं और अपनी टंग से लिख करते हैं। वो मुझे आज भी याद है कि वो सुबह अमृत वेले का सपना था, 5:09 का टाइम था, और मैं एकदम से मेरी पूरी बॉडी में शिवरिंग हो गई, क्योंकि वो सपना नहीं था, वो सचमुच गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो कहते हैं ना, मैंने उस टाइम तो मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि नई नई मैं जुड़ी थी। उसके बाद मैं अपनी आंटियों के साथ सत्संग में जाती थी, तो मैंने अपना ये ड्रीम उनको शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपको ड्रीम आया है, इसमें जो 10 बच्चे, क्योंकि उसमें मेरे को स्वरूप भी बड़े बड़े दिखाई दिए, और उसमें गुरु नानक देव जी का मुझे हल्का सा स्वरूप क्लियर दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा ये जो आपको ड्रीम में दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको गुरु महाराज जो गुरु नानक जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक के हैं, वो 10 बच्चे हैं। क्योंकि महाराज जो हमारे हैं वो महाशिव का रूप, वो कहते हैं 5-9 देवियाँ मेरी बेटियां हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो मुझे इस चीज़ का तब पहले मालूम नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपको 3 जो गुरु महाराज दिखाई दिए हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन 3 रूप में भी आपको उन्होंने दर्शन दिया। तो मैंने महाराज का शुक्राना किया कि महाराज, हम इस काबिल तो नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत मतलबी लोग हैं, अपने मतलब के लिए महाराज के पास जाते हैं, क्योंकि हम दुखों से भरे हुए हैं। लेकिन जब जो हमारे महाराज हैं, उनके लिए तो सब उनकी प्यारी संगत है, उनका एक परिवार है, जो वो इस कलयुग में गुरु का रूप धारण करके आए हैं, हमारे कष्ट दूर करने के लिए, हमें मोक्ष देने के लिए। तो जो फिर उसके बाद मैंने उनके माता जी की फ़ोटो देखी, तो मुझे वो सपने में ड्रीम याद आने लगा कि ये तो वही चेहरा था जो मुझे माता जी दिखाई दी थी। उन्होंने वाइट दुपट्टा ले रखा था सिर पे। तो ऐसे महाराज आते हैं, तो मतलब कि बहुत ऐसे कहते हैं ना कि गुरु महाराज, फिर मैंने सुना संगत से कि गुरु जी कहते हैं कि जो मेरे ड्रीम में दर्शन होते हैं, वो साक्षात मेरे से मिलना ही होता है आपका। तो शुक्राना महाराज का, जो हमें इतना मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं, और प्यार की ये अमृत वर्षा हमेशा हमें होती रहे। और मेरे घर में थोड़े दिन पहले भी अमृत वर्षा हुई है। मेरे पूरे मेन डोर पे पूरा डोर मेरा अमृत से भरा हुआ था। मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि उस दिन बड़ा ऐसा सत्संग था कि 2 जगह से मेरे को इनवाइट आया हुआ था। एक था सेक्टर 62 से, और एक आंटी का था यहाँ पे पैरामाउंट के पास। तो उन्होंने कहा कि आंटी का बार बार मेरे को इनवाइट भी आया कि आपने ज़रूर आना है, और उनका मॉर्निंग में कॉल भी आया कि आपने ज़रूर आना है। मैंने कहा चलो यहाँ पहले इनवाइट है, यहाँ जाऊँगी। और 62 में मैंने लंगर की सेवा ले रखी थी। तो मैं ये चाहती थी कि ये जो लंगर है ना, ये बहुत इज़्ज़त के साथ वहाँ जाए, लेकिन कोई संगत मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि मैं एक मूर्ति के पास रहती हूँ जो सेक्टर 62 जाती है। तो मैंने महाराज से यही कहा कि मेरे उनको मालूम है, गुरुजी से तो कोई बात छुपी नहीं रहती, ये मन में क्या सोच रही है। जब मैंने उनको कहा, इतने में आंटी का एक अंकल का फ़ोन आया, मैं आंटी यहीं अजनारा में रहता हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा। मैंने कहा अंकल आप, मैं जा नहीं पाऊँगी, कहीं मुझे और भी आ सकता है, वहाँ पे जाना है। और क्योंकि मेरा एक है कि जैसे पहले जहाँ इन्वाइट आता मैं वहाँ चली जाती हूँ। ये पता नहीं महाराज ने कैसे मेरे से सेवा भी ले ली है, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं वो प्रसाद बना रही थी, और उस टाइम मैं इतनी बिजी थी, क्योंकि वो हलवा प्रसाद था और मैंने घी उसमें डाला हुआ था, और वो नीचे ना लग जाए, मैं उसको हिला रही थी। इतने में मेरा बेटा बाहर जा रहा था और कहता मम्मी ये देखो डोर पे क्या हो रखा है। तो देखा पूरी अमृत वर्षा झरझर झरझर उसमें ऐसे आ रही थी नीचे। तो मैंने कहा ये क्या है, तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक है। मैं फटाफट गुरुजी के रूम में गई, तो मैंने देखा वहाँ पे स्वरूप में, गुरुजी के स्वरूप में उसमें अमृत वर्षा हो रही थी। तो मैंने एक संध्या आंटी को फ़ोन मिलाया, और एक और उधर हमारे वहाँ संध्या आंटी रहती हैं, वो फ़ोन उनको मिल गया, और वो फटाफट आ गई। तो कहती आंटी देखो ये जो यहाँ भी हो रही है, ये देखो पूरे फ्रेम पूरा नीचे से सारे अमृत तो है, अमृत अमृत है। मतलब कि उस टाइम पे मैं शिवरिंग हो रही थी, मेरी लेग्स में शिवरिंग हो रही थी। मतलब कि महाराज इधर खड़े हैं, उधर मैं हलवा बना रही हूँ, और साथ लग रहा है उसको भी चलाना ज़रूरी है, और इतने में वो अंकल भी आने वाले हैं। इतना सारा कुछ हुआ। और सबसे मतलब कि ये देखो कि हमेशा मैं प्रसाद नहा धो के बनाती हूँ, और उस दिन मैं नहाई हुई भी नहीं थी। पता नहीं उस दिन दिमाग में, गुरुजी कहते हैं ना कुछ चीज़ें कभी कभी ब्लैंक कर देते हैं, उस दिन मेरा नहाना भी रह गया, क्योंकि मैं सुबह से ही प्रसाद बनाने लग गई थी। तो मेरे महाराज मेरे को बड़े मंदिर से स्वरूप मिलते हैं, वो हमेशा वाइट चोले में मिलते हैं, और मेरे को ये वाला स्वरूप भी मिला हुआ है। और मेरे जितने भी घर में स्वरूप है ना गुरु महाराज के, वो उनकी सबकी चीक्स रेड है, और सबकी चीक्स रेड है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी बोलेंगे अभी बोलते हैं, ऐसे महाराज के स्वरूप हैं। और एक स्वरूप में तो मेरे महाराज ने
जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैं साफ़ करने लगी, बिल्कुल प्रॉपर 7 लग बन गया इसमें। वो आज से 1.5 साल हो गए, वो 7 एज इट इज़ है, और मैं उसके नीचे ही हमेशा टीका लगा देती हूँ, वो झड़ा भी नहीं 7 नंबर। और एक और है गुरु महाराज का स्वरूप, उसमें गुरु जी का जैसे ही टीका लगाया पूरा ओम बन गया। मतलब कि इतने खूबसूरत आते हैं, मन में लालच आ जाता कि, और मैं उनसे आज यही बात कर रही थी, मैं क्या आप हमेशा रोज़ मिलते हो मुझे, कहीं नहीं जाते हो, कुछ बातें चलती रहती हैं, ऐसी मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। और बिल्कुल सत्संग में मुझे आज इतने आंसर मिले हैं। जो हरबंस जी का शब्द था, वो मेरे आज ऐसा आंसर था कि जो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि ये कैसे है और कैसे होगा, वो आंसर मिला। मतलब कि महाराज का लख लख शुक्राना है। उनकी तो महिमा कुछ गाई नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती। सारी संगत ही हम बहुत प्यार करते हैं उनसे, और सभी बहुत ब्लेस्ड संगत है। तो आज का सत्संग मुझे पता नहीं था यहाँ पर है, तो सोनिका आंटी का फ़ोन आया सुबह कि आप चलोगे। मैं चलो देखती हूँ, कोई पक्का नहीं है, थोड़े काम में थी कहीं। तो फिर 4 साढ़े 4 फिर मैंने कॉल किया, मैं कहा चलो चल रहे हैं। तो मैं नीचे ही उतर गई, इको विलेज 2 में रहते हैं। तो मैंने कहा चलो आज, मैं कहा चल ही पड़ते हैं, चलो कोई। मतलब कहने का ये है कि गुरुजी ने जब आपको बुलाना है ना, तो उसी टाइम भी आपको मैसेज आ जाएगा और आप उसी टाइम पहुंच भी जाओगे। इवन आज मेरी एनिवर्सरी भी है, हैप्पी एनिवर्सरी 36 कांग्रेचुलेशन। ईयर्स हो गए। और देखो गुरुजी ने कोई प्लान नहीं घर में बनाया कि यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, हस्बैंड के साथ घूमना है या कहीं जाना है। तो गुरुजी ने यही अच्छा किया कि यहाँ बुला लिया और यहीं दर्शन दे दिए और यहीं ब्लेसिंग्स भी दे दी, बुलाया और ब्लेसिंग्स भी। आप फिनिश कर लो। तो थैंक यू गुरुजी। जब वो बुलाना चाहते हैं ना, तो वो अपने मन से सबको एकदम श्रद्धा से जो जाता है ना, वो उसको बुलाते ही बुलाते हैं। तो आज भी मेरा बहुत अच्छा दिन है कि भाई चलो आज इन्होंने यहाँ पे ब्लेसिंग्स दी, तो थैंक यू है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी डुगरी बुलाने के लिए। हम भी डुगरी होकर आए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जैसे ही 4 बजे निकले, उसी समय अमृत वर्षा पूरे हर जगह पे हो गई। जैसे बारिश हुई तो ऐसा लगा जैसे अमृत वर्षा कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा, वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी ने दिए। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ हैं। तो आप भी सब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे सत्संग संगत ने सुनाए, काफ़ी खूबसूरत सत्संग थे, बहुत ब्लेस सत्संग थे। यहाँ पे काफ़ी सुंदर चोला और काफ़ी सुंदर गुरु जी का दरबार है। तो यहाँ पे सब ने अपने अपने सत्संग ब्लेसिंग सत्संग सुनाए हैं और हमने यहाँ पे लंगर प्रसाद भी कर लिया है। तो चलो संगत जी, मिलते कल न्यू सत्संग ब्लॉग में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी।